हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, लास्ट कहाँ तक पढ़े थे हम? तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने डीएनए के। हाँ, तीनों क्वेश्चनों के बारी बारी से आंसर बताओ। तुम बताओ भी पहलवान, तीनों के आंसर क्या है? डीएनए के कल 3 क्वेश्चन लिखवाए थे मैंने। क्यों? आया तो था तू, यहीं घूम रहा था। वहां क्या कर रहा था? अच्छा, तो डीएनए की जो सबसे पहले खोज आती है, बताया था कि किसने करी थी। किसने की थी सबसे पहले खोज? है? नहीं। हाँ हाँ हाँ, फ्रेडरिक मिस्टर वाइट। लास्ट में नाम याद रखना है। तो वो था जोहान्स फ्रेडरिक मिस्टर वाइट, ये नाम है उस बंदे का। इस बंदे ने ये खोज किसके अध्ययन के चलते करी थी, ये भी याद रखना है। तो आपने याद रखना है श्वेत रक्त कणिकाओं के चलते, कि जो श्वेत रक्त कणिकाओं के चलते या श्वेत रक्त कणिकाओं के अध्ययन से जुड़े हुए जो खोज चल रहे थे, उसी के दौरान किसकी खोज की गई है? डीएनए की। लास्ट बेंच वाले बताएंगे डीएनए क्या है। डीएनए का पूरा नाम बताओ आप, इधर वाले लास्ट बेंच वाले। हाँ हाँ, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? हर जगह पढ़ते हैं ना, डीएनए तो बहुत जगह पढ़ते हैं हम। हाँ, बीच वाले बताओ डीएनए का पूरा नाम क्या है? हाँ, तुम बता डीएनए का पूरा नाम क्या है? हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या चीज है ये? अगर कोई पूछे, क्योंकि क्वेश्चन इसका आता है वो बड़ा लाजवाब है। इसको वैसे क्या कहा जाता है? इसे अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। याद रखना कि हमारे लिए, जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसे क्या कहा जाता है? अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। याद रखना। तो फिर जेनेटिक यूनिट क्या होती है? बात तो वो बिगड़ती है। ये तो है जेनेटिक मटेरियल। और अगर बात आ जाए अनुवांशिक इकाई की, यानी जेनेटिक यूनिट की, तो आपने जवाब क्या देना है? व्हाट्स बी द जेनेटिक यूनिट। तो जेनेटिक यूनिट क्या होती है वो भी आपने याद रखना है, जीन। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दोनों के दोनों एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन यही मिलेंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो अनुवांशिक पदार्थ का प्रथम भाग होता है या प्रथम पदार्थ होता है जिससे अनुवांशिकता शुरू होती है, वो क्या है? तो आपने याद रखना है कि अनुवांशिकता का ये भी याद रख लो, अनुवांशिकता का प्रथम पदार्थ क्या है? तो अनुवांशिकता का प्रथम पदार्थ क्या है? पहला ही ऑप्शन तुम्हें क्या लिखा मिलेगा वहां पे? डीएनए, जबकि आंसर नहीं है, ठीक है, इसीलिए बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आरएनए। याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है। इसी तरीके से ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। एक पूछा जाता है जेनेटिक मटेरियल पे, एक पूछा जाता है जेनेटिक यूनिट पे, और एक पूछा जाता है प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल या प्रिमिटिव जेनेटिक कंपाउंड या बेसिक जेनेटिक कंपाउंड, या पूछा जाता है फंडामेंटल जेनेटिक मटेरियल। तो आपका आंसर क्या होगा? आरएनए। तो आरएनए की फुल फॉर्म बताओ लास्ट बेंच वाले। चल, सेकंड लास्ट पे आ जाओ। हाँ, तू बता आरएनए का पूरा नाम क्या है? हाँ, आरएनए का इसको बताना, नहीं नहीं, इसको बताना दे ना ना। हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास अब बात आती है
कि डीएनए की खोज मुख्य तौर पे किसके जुम्मे थी? जॉन्स फ्रेडरिक मिस्टर वाइट। अब बात आती है कि इसका जो संरचना मॉडल दिया है वो किसने दिया है, कि जो डीएनए का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया है वो किसने किया है। ये भी 10th क्लास में है और इसी पे क्वेश्चन आता है जो तुम लोग बता रहे थे, जो खोज के चलते एक बंदा था आपके पास जेम्स डी वॉटसन, और दूसरा कौन सा था? फ्रांसीसी क्रिक, दूसरा था फ्रांसिस क्रिक। तो ये आपके पास वो दो बंदे हैं जिन्होंने डिज़ाइन किया था डबल स्ट्रैंड मॉडल ऑफ द डीएनए। कि जो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स मॉडल पढ़ते हैं वो किसकी देन? आपकी वॉटसन और क्रिक की। इतना इनाम आता है, आगे वाले कभी नहीं पूछे जाते। अब एक क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ डीएनए? हु इज द फादर ऑफ डीएनए? कि जो फादर ऑफ डीएनए है वो कौन है? डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के जनक या पिता, दोनों में अंतर है। जनक तो होता है खोजकर्ता, पिता की बात अलग है। पिता कौन माने जाते हैं इसके, फादर कौन माने जाते हैं? तो ये बैठे जेम्स वॉटसन ही। जेम्स वॉटसन को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ डीएनए। और एक क्वेश्चन और लिखवाया था मैंने, अगर याद हो तो, कि डायफ्रैक्शन मेथड से डीएनए की संरचना किस बंदे ने बनाई या उसकी खोज किससे की? तो ये क्वेश्चन बड़ा खास है कि एक्सरे डायफ्रैक्शन से, यानी हिंदी में लिखें तो एक्सरे विवर्तन से डीएनए की संरचना का पता लगाया, कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है उसका पता लगाया। तो वो किसने लगाया था? किसने लगाया? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। याद रखना कि ये आपके पास रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये वो बंदा है जिसने एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड से किसकी संरचना का पता लगाया है? डीएनए की संरचना का पता लगाया है। तो ये क्वेश्चन डीएनए वाला बड़ा खास है। पहला क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, याद रखना, बहुत ही रेयर है, बढ़िया लेवल पे आता है, जैसे नीट जैसे एग्जाम होते हैं, मिलान में पूछा जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है संरचना मॉडल, ये लिखा लिखाया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। फिर एक है डीएनए का पूरा नाम, फिर पूछा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, फिर पूछी जाती है जेनेटिक यूनिट क्या है, और एक पूछा जाता है अनुवांशिकता का पहला पदार्थ या यौगिक क्या है। ठीक है, जिसे प्रिमिटिव ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे फेमस है क्योंकि प्रिमिटिव ऑफ जेनेटिक जब भी कहा जाता है हम भाग के उत्तर क्या लगाते हैं? डीएनए, जबकि इसका आंसर क्या होता है? आरएनए। और एक ये भी आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक्सरे डायफ्रैक्शन है इससे जो डीएनए की संरचना का पता लगाया है वो किस बंदे ने लगाया है? तो वो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने लगाया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ और कोशिकांग में मत आते हैं हमारे पास। जैसे मैंने कई मत लिखवाए थे, एक मत ये आता है प्रोटोप्लाज्म, जैसे गुणसूत्र पढ़ा उसके साथ हमने डीएनए पढ़ दिया थोड़ा सा। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वंशानुगति गुणसूत्र का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी बड़ा खास क्वेश्चन है, लिख लेना कि वंशानुगति गुणसूत्र सिद्धांत, हेरिडिटरी क्रोमोसोम प्रिंसिपल, कि जो ये प्रिंसिपल है ये किसकी देन है? ये आपके पास स्टन यानी वॉल्टर स्टन तथा थियोडोर बोवेरी। तो दो नाम से इतना ही आता है, एक जगह स्टन लिखा होगा और साथ में क्या लिखा होगा? बोवेरी। थियोडोर बोवेरी और किसी के लिए भी फेमस है, बताएंगे। प्रोटोप्लाज्म मत किसने दिया और प्रोटोप्लाज्म मत होता क्या है? ठीक है, तो पहले शब्द आपा उठाते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होती है? इसे कहते हैं वैसे जीव द्रव्य। कैसा होता है? यह आपके पास अर्ध तरल होता है, सेमी फ्लूइड होता है,
विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, और आपके पास जीवित होता है, यानी लिविंग पार्ट होता है। तो आपके पास कोशिका को चलाने वाला मसाला क्या है? प्रोटोप्लाज्म ही है। अब बात आती है कि इस प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी और इसका नामांकन किसने किया? मत नहीं है ये, सिर्फ खोज और नामांकन बता रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव का द्रव्य। जीव का द्रव्य हिलने लगता है, यानी पूरे पेट का पानी हिलने लगता है जब फ्लोर पे डांस किया जाता है। और फ्लोर पे डांस करोगे तो किसके साथ करोगे तुम? डीजे के साथ, तो डुजार्डिन। तो इसकी जो खोज की है वो किसी ने की है? डुजार्डिन ने की है। अब डीजे पे नाचोगे, तुम्हारे पेट का पानी हिलेगा, ठीक है, फूले नहीं समाओगे और पूर पाड़ने को हो जाते हैं दूसरों के, ठीक है। जब पूर पाड़ने को हो जाते हैं दूसरों के तो नाम तुम्हारा ही लगेगा, बोले इसने पूर पाड़े तो पूर किंजे, ठीक है। तो इसका जो नामांकन किया है वो किसने किया है? पूर किंजे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी और इस प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने रखा है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कहानी आती है तुम्हारे पास प्रोटोप्लाज्म मत की, थ्योरी की, कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसकी देना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। कोशिका जो है वो आपके पास प्रोटोप्लाज्म का पिंड है, यानी एक वस्तु है। कि सेल बी अ प्रोटोप्लाज्म ऑब्जेक्ट, यानी एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है कि विच कैरी अ न्यूक्लियाई, कि जिसमें एक केंद्रक होता है। ये आपके पास क्या चीज है? प्रोटोप्लाज्म मत है, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। अब बात आती है कि मत दिया किसने था? ये मत दिया था मैक्स सुल्ज ने। याद रखना, ये जो मत दिया है वो किस बंदे ने दिया है? मैक्स सुल्ज ने, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल पूछे जाते हैं जो आप सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हो, यानी जो इनके ऑर्गेनेल्स हैं मेन जो ज़्यादातर चलते हैं। मेन ऑर्गेनेल में क्या आता है? एक तो खुद कोशिका होगी, दूसरा केंद्रक हो गया, तीसरा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म हो गया, चौथा आपके पास डीएनए हो गया, पांचवा आपके पास गुणसूत्र हो गया। ये चीज़ें बड़ी खास है, इन्हें याद रखना है। अब बात आती है कि हमारे पास इस बोवेरी भाई साहब की एक खोज हो रहा है, तो टी बोवेरी ने करी है। वो क्या है? सेंट्रोसोम। तो आप सेंट्रोसोम पढ़ लिया, क्रोमोसोम पढ़ चुके हो। एक तो आता है सेंट्रोसोम्स, दूसरा आता है लाइजोसोम्स। ये जोम वाले 2-3 है, इंपॉर्टेंट है, लाइजोसोम्स। और एक आता है अपने पास राइबोसोम। राइबोसोम तो मैंने कल ही बता दिया। राइबोसोम का खोजकर्ता किसे कहते हैं? अभी सेंट्रोसोम्स इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम्स को कहा जाता है तारककाय, ठीक है। जो कोशिका विभाजन होती है उसमें सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है? यही निभाता है। गुणसूत्र के निर्माण में जो अपना रोल अदा करता है वो यही करता है। इसको अलग नाम भी दिया जाता है तारक रश्मियां। आगे आएंगे क्वेश्चन बताएंगे। अब तो इतना ही याद रखो कि तार भर दो बोरी में, तो यानी कौन आएगा? टी बोवेरी। तो जो टी बोवेरी है ये आपके पास खोज करता है किसका? तारककाय का। लाइजोसोम लस्सी दे दो, डी डुवे, कि लाइजोसोम है, इसका खोज करता कौन है? डी डुवे। और लाइजोसोम की मां किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है मदर ऑफ लाइसोसोम्स। क्वेश्चन बड़ा खास है कि इस लाइसोसोम की मां किसे कहते हैं? मदर। तो वो आपके पास होती है गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी तंत्र को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स की मदर कहते हैं, क्योंकि ये इन्हें पैदा करता है, ठीक है। याद रखना कि हु इज द मदर ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम की जो खोज की है वो किसने की है? डी डुवे। अब गोल्जी की याद आ जाए तो गोल्जी में गोल्जी आएगा, कैमिलो गोल्जी। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने करी है? तो आपने याद रखना है कैमिलो गोल्जी। कि कैमिलो गोल्जी वो इंसान है जिसने गोल्जी तंत्र या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है इसको, किसके लिए? पौधों के लिए। याद रखना कि जो गोल्जी कोय है
ये पौधों के लिए किस नाम से जाना जाता है, तो इसके लिए एक वर्ड आता है डिक्टियोसोम। तो क्वेश्चन बड़ा खास है कि डिक्टियोसोम की खोज किसने करी है, तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही तो है। किसने की आपके पास, कैमिलो गोल्जी। राइबोसोम की किसने करी थी, कल ही बताई है कि जो कुछ पल्ले है हमारे वो रब की देन है, ठीक है। पल्ले से क्या बनता है शब्द, जो कुछ, जेई पल्ले है तो पैलेड, तो जेई पैलेड क्या है, डिस्कवरर है किसका, राइबोसोम। कल ही तो लिखवाया है। इसकी दो बड़ी फेमस खोज थी कि प्रोटीन स्त्रावी, जो स्त्रावी प्रोटीन्स होते हैं और जो प्रोटीन को बनाने वाले होते हैं, उनकी खोज किस बंदे ने करी है, पैलेड ने करी है। प्रोटीन में भी क्या है, पै। तो इस राइबोसोम को वैसे हम लोग क्या कहते हैं, कल बताया था मैंने, प्रोटीन की फैक्ट्री। कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तू बता, सेकंड लास्ट बेंच। लाइसोसोम किसके लिए फेमस है, बड़ा खास क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में झंडा लहराता हुआ आता है ये। तू बता भाई, किस लिए फेमस है लाइसोसोम, 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी की किताब में है, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बड़ा फेमस है। आप बताओ, ये तीन जो बैठे हैं क्या कहते हैं इसे। देखो लाइसोसोम में एक शब्द नजर आ रहा, लाश। लाश का मतलब क्या है, मारना, मरा हुआ। तो ये कोशिकों को मारने वाली चीज है। अब मारने वाली है तो अपने आप तो मरेगी नहीं, ठीक है, तो मारी जाएगी। तो मारने वाला बंदा उसके अंदर है। जैसे हमारे अंदर क्या है, कोई चीज और जो हमें मार दे, तो हम क्या है, एक सुसाइड बैग अंदर लेके घूम रहे हैं। तो ये भी कोशिका के लिए क्या जाना जाता है, सुसाइड बैग। कि जो सुसाइड बैग होता है, सुसाइड बैग को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। कि कोशिका के लिए आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को ही तो कहा जाता है। खास क्वेश्चन है कि जब कोशिका एकदम मृत हो जाए तो उसके पीछे कारण किसका होता है, इसी बंदे का होता है, किसका, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक तरह से कौन सा कोशिकांग है, सुसाइड बैग है, जिसको कोशिका की क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये बड़े खास क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास एक सबसे ट्रिपल नहीं 5 स्टार का क्वेश्चन बनता है, जो कोशिका का ऐसा कोशिकांग है, बहुत फेमस है, कोशिका का पावर हाउस, सारे जानते हैं। पावर हाउस को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। एक नाम और है इसका, इसको हम कॉन्ड्रिजोम्स कहते हैं, ठीक है। वैसे ये कैसा कोशिकांग है, तो इसको सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग कहा जाता है, याद रखना। इसका असली नाम क्या था, जब शुरू में इसकी खोज हुई, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे प्रारंभ में खोज की गई, तब इसका नाम क्या था और किस बंदे ने करी थी, तब इसका नाम था बायोब्लास्ट, याद रखना। और इसी से अब हम पढ़ते हुए चलेंगे कि बायोब्लास्ट क्या है। तो बायोब्लास्ट वो कोशिकांग है जो कोशिका में ऊर्जा पैदा करता है। हमारे पूरी बॉडी को जो ऊर्जा देने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, याद रखना। और हमें किस रूप में ऊर्जा की इकाई पैदा करके देता है, लास्ट बेंच वाले बताएंगे। लास्ट बेंच वाले बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें जो ऊर्जा की इकाई दे रहा है, वो कौन से रूप में दे रहा है, बहुत बार बताई है। हाँ, सेकंड लास्ट बेंच, हाँ, ज्यादा घुर के ना देख उधर, तू बता, बताइए। तो पढ़ाया है मैंने कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है ऊर्जा की हमारे शरीर में, एमसीक्यू में कितनी बार करवाया है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यानी जब भी भोजन को कोशिकीय स्तर पर तोड़ा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको किस में बदलता है, तो लास्ट में किस में बदलता है, याद रखना, एटीपी में बदलता है, ठीक है। तब बात आती है कि बायोब्लास्ट से ही शुरुआत हुई है, तो इसकी जो खोज की है वो किसने की है, रिचर्ड आल्टमन ने। कि रिचर्ड आल्टमन ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा,
बायोब्लास्ट कहा। तो रिचर्ड आल्टमैन की बीवी मायके में क्या है, बिंदास है, और क्या कर रही है, पावर से कूलर चला के सो रही है। ठीक है, ये याद रखना। तो रिचर्ड आल्टमैन की क्या है, बीबी, बी से बी बायोब्लास्ट और बी से वर्ड बनता है बेंडा। बेंडा ने नामांकन किया था किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब वो मायके में है, मायके में क्या कर रही है, पावर से क्या चला रही है, कूलर, कूलर चला रही है। तो कोलिकर, कोलिकर को क्या कहा जाता है, आधुनिक खोजकर्ता कहा जाता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। कि असलियत में जो खोज बताई है अच्छे से, वो किसने बताई है, कोलिकर ने बताई है। नामांकन जो किया है इसका, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसने किया है, बेंडा। तो बेंडा ने क्या किया, इसका नामांकन, नॉमिनेशन, नोमेनक्लेचर गिव्स टू दैट कॉन्ड्रिसोम्स बी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया वो किसने दिया है, बेंडा ने। सबसे पहले खोज किसने करी, रिचर्ड आल्टमान ने। रिचर्ड आल्टमान ने नाम क्या दिया है, बायोब्लास्ट। फिर बात आती है कि पावर हाउस किसने कहा, पावर हाउस किसने कहा था, ये कहा था कोलिकर ने। तो लास्ट में जो आधुनिक खोज करता आता है इसका, वो कौन है, कोलिकर। अब बात आती है कि वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का कैसा कोशिकांग है, कि विच टाइप बी ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल, कि ये कैसा सेल ऑर्गेनेल्स है, कि कोशिका में रहते हुए ये कैसा सेल ऑर्गेनेल है। तो बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास हिंदी में लिखे हैं, तो इसे कहते हैं अर्धस्वायत्त। अर्धस्वायत्त का मतलब होता है सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का अर्थ क्या होता है भाई, कि सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस क्या चीज होती है, इसका मतलब क्या है, अर्धस्वायत्त, कि आधा काम ये खुद करता है। आधा काम कैसे खुद करता है, कि इनका खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, याद रखना। और खुद के 70S टाइप क्या होते हैं, राइबोसोम, कि जो राइबोसोम है वो 70 और 80S टाइप में लिखते हो आप, तो इनके पास खुद के 70S राइबोसोम होते हैं, खुद का डीएनए होता है। और वो डीएनए जो होता है वो कौन सी शेप का होता है, ज़्यादातर सर्कुलर शेप का होता है। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें जो डीएनए होता है उसकी शेप क्या होती है, सर्कुलर होती है, और उसको कहते क्या हैं, प्लास्टोम कहते हैं। याद रखना कि उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लास्टोम। क्वेश्चन बड़े धाकड़ धाकड़ है ये, कि जो डीएनए हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में होते हैं। दो ही ऐसे कोशिकांग माने जाते हैं, क्योंकि जंतु कोशिका में इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, सबसे कम। तो खास तौर पे क्वेश्चन आता है, हाँ, सर्कुलर शेप डीएनए लिख लो, पूरा क्वेश्चन बोल देता हूं, कि सर्कुलर शेप डीएनए ऑफ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, सर्कुलर शेप डीएनए ऑफ सेमी ऑटोनोमस cell organelles be called as which is called be plastome। इनको क्या कहा जाता है, प्लास्टोम कहा जाता है। ये खास याद रखना है। इसके बाद बात आती है कि ये भोजन को पूर्ण रूप से तोड़कर ऊर्जा की कौन सी इकाई प्रदान करता है। ये सबसे धाकड़ क्वेश्चन है कि ये
जो हमारे शरीर को और कोशिका को ऊर्जा की इकाई देगा, तो वो कौन सी इकाई देता है? मैंने आपको बताया था ATP, विच एनर्जी यूनिट बी प्रोवाइड आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ फूड गिवन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कौन सा आपके पास है? ATP। ATP की फुल फॉर्म जानते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का खेल था। 3 बातें बड़ी खास है शुरू वाली, कि सबसे पहले खोज करता इसका रिचर्ड आल्टमैन, जिसने इसको क्या कहा? बायोब्लास्ट। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? वो दिया बेंडा ने। और तीसरी चीज आती है आधुनिक जमाने की, कि कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर किसे कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। ये बात किस बंदे ने बताई है? कॉलिकर। क्योंकि बिजली चली गई तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा कैसा होता है? काला। तो यानी पावर के साथ क्या चीज जुड़ी होती है? अंधेरा। तो पावर आ गई तो रोशनी हो जाएगी, वरना क्या रहेगा? अंधेरा। ठीक है, आगे उसके बाद आता है जो एक तरह से संक्षेप में बताएंगे, प्लास्टिड्स यानी लवक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लवक का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो ये सबसे दाकड़ क्वेश्चन है, और ये भी तुम्हें आगे बताएंगे लवक के प्रकार कितने हैं। लिख तो अभी देंगे कि लवक का जो खोज करता है, कि लवक के बारे में बताया है, उसकी खोज अच्छे से किसने की है? तो अर्नेस्ट हैकेल ने की है, ये याद रखना। और आपके पास प्लास्टिड्स कितने होते हैं? 3 टाइप के हैं, जिसमें नंबर 1 क्या आता है? ल्यूको प्लास्ट्स। दूसरा क्या आता है? क्रोमो प्लास्ट्स। और तीसरा कौन सा आता है? क्लोरो प्लास्ट्स। इनका मतलब क्या है? जो ल्यूको होते हैं ये रंगहीन होते हैं, बिना रंग वाले, जैसे जड़ और तना है, कि जड़ और तना कैसी होती है? रंगीन नहीं होते कभी भी। क्या होते हैं? मिट्टी रंग के होते हैं या दूसरे रंग के होते हैं, तो उन्हें कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है रंगहीन लवक, कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। क्रोमो का मतलब होता है रंगीन। रंगीन में जैसे आप लोग पढ़ते हो पीला, लाल, नारंगी, पर्पल, ये सारे कैसे होते हैं? क्रोमो। और जो हरे रंग के लवक होते हैं, जिन्हें हिंदी में एक नाम दिया जाता है हरित लवक। हरित लवक के ऊपर खास रोल है, इसी से क्या निकलता है? पर्णहरिम। पर्णहरिम किसको कहते हैं? क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल है, ये किस लवक के अधीन है? कि क्लोरोप्लास्ट के अधीन है, क्रोमोप्लास्ट के अधीन है, ल्यूकोप्लास्ट के अधीन है, या केवल प्लास्टिड के अधीन है? तो ये किसके नीचे आता है? क्लोरोप्लास्ट के नीचे आता है क्लोरोफिल। ठीक है। अब बात आती है, हमारे पास इसी का टैग है कि हरित लवक एक प्रकाश संश्लेषक घटक है, कि प्रकाश संश्लेषक घटक है की खोज सर्वप्रथम की। इसकी जो खोज है, एक प्रकाश संश्लेषक बताने के तौर पे सबसे पहले किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी ह्यूगो वॉन नगेली। याद रखना, इसकी जो खोज ये वाली है कि ये एक प्रकाश संश्लेषक घटक है, तो इसकी खोज किस बंदे ने करी है? ह्यूगो वॉन नगेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात आती है कि क्लोरोफिल एक प्रकाश संश्लेषक घटक है, और जो एक तरह से निर्माण करता है किसका? स्टार्च का। वो भी बात आएगी। पहले लिख लो इस पर्णहरिम का और इस हरित लवक का जो नामांकन है। तो हरित लवक का नामांकन किसने किया? इसका नामांकन लिख लो पहले। हु गिव्स द नॉमिनेशन टू क्लोरोप्लास्ट? कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को नाम किसने दिया है? ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले नाम जो दिया है वो स्चिम्पर ने दिया है। और जो क्लोरोफिल को एक संघटक और नाम दोनों दो ही बंदों ने दी है। कि अगर बात आए क्लोरोफिल प्रकाश संघटक है, ऐसे आता है क्लोरोफिल प्रकाश
संघटक है कोशिका का पादप में, कि पौधों में प्रकाश संघटक है, कोशिका में कौन? आपका क्लोरोफिल। तो ये कहने वाले बंदे कौन थे? ये आपके पास दो बंदे थे। एक था आपके पास पेलेटियर, जो आपके पास क्या है? पियरे जोसेफ पेलेटियर। ठीक है। और दूसरा था आपके पास जोसेफ बेनोमी केवेंतु। ये वो दो बंदे थे जिन्होंने क्लोरोफिल का नामांकन किया है और क्लोरोफिल को प्रकाश संघटक बताया है पादप कोशिकाओं में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगे नाम नहीं आते, तुमने नाम सिर्फ याद कौन से रखने हैं? लास्ट वाले, बस लास्ट का ही खेल है। आगे वाले नाम इतने इतने लंबे देके थोड़ी पूछेगा तुमसे। लास्ट वाले नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, वही याद रखने हैं। क्वेश्चन आएगा कि पादप कोशिकाओं में प्रकाश संघटक क्लोरोफिल होता है। इस कथन की पुष्टि और नामांकन किसने किया? तो वो बंदे थे पेलेटियर और कौन है? कोवेंतु। फिर एक बात आती है कि हरित लवक का नामांकन किसने किया है? ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट का नाम किसने रखा? तो वो था स्चिम्पर। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको पहला प्रकाश संश्लेषक घटक या खोज करी है, वो किसने करी है? नगेली भाई साहब ने। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं सिंपल से। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो पर्णहरिम या जो हरित लवक है, ये भी एक तरह का सेमी ऑटोनोमस है। याद रखना, ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, कि ये भी सेल का ऐसा कोशिकांग है या कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जो अर्ध स्वायत्त होता है। और मैंने आपसे कहा है कि जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि कोशिकाओं में अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो दो ही होते हैं। एक थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या था नाम उसका? माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा अपने क्या याद रखना है? हरित लवक। दो ही हैं, दो ही आते हैं। और अगर पूछे कि अर्ध स्वायत्त क्यों है, तो अभी आपको आंसर दिया था क्यों है ये अर्ध स्वायत्त है? क्योंकि इनके पास खुद के क्या होते हैं? डीएनए। और खुद का ही क्या होता है? राइबोसोमल कंडीशन होती है कौन सी? 70S वाली। ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस। अब एक बात आती है कि जो कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में अपने आप में आरएनए वाली बनाई जाने वाली क्या चीज होती है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस कहा जाता है जिसे। याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, इसकी खोज पूछी जाती है किसने करी थी? तो इसकी जो खोज करी है वो किसने की है? आपकी फेलिक फोंटाना, कि फेलिक फोंटाना ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियोलस है इसका खोजकर्ता कौन है? तो आपने याद रखना कौन होता है? फेलिक फोंटाना। उसके बाद और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर्टी आती है। सेल ऑर्गेनेल लगभग क्या है जो हमने पढ़ने हैं वो कंप्लीट हैं। उसके बाद बात आती है कोशिका का अमाप कैसा है। ठीक है, कि हमारे पास कोशिका का अमाप, इनको हम थोड़े थोड़े डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कोशिका का अमाप क्या है, यानी मेजरमेंट साइज ऑफ सेल। तो सबसे छोटे आकार से और कहाँ चलते हैं? सबसे बड़े आकार में। तो लास्ट बेंच वाले बताएंगे पहले कि इस दुनिया में सबसे बड़े आकार की कोशिका कौन सी है। कोई नहीं बोलेगा, लास्ट बेंच वाले बताएंगे पहले, फिर उससे सेकंड लास्ट वाले बताएंगे। हैं? नहीं? हाँ सही बताओ, जोर से बोलो थोड़ा। नहीं नहीं, मैंने कहा था इस धरातल पर, इस धरती पर सबसे बड़ी कोशिका या सबसे बड़े आकार की कोशिका क्या है, या यूं आ जाए जीवों की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप बताओ कौन सी है? उधर बताओ, इधर, उधर, आप बताओ। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, 9वीं क्लास में बता रखा है।
ठीक है, अमाप में जब बात आती है तो याद रखना कि जीवों में कभी भी क्वेश्चन आए, जंतु जगत ऐसे पूछा जाता है, जंतु जगत या प्राणी जगत यूं आएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है कि प्राणी जगत या जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, वो मानी जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा। कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग, कि जो ऑस्ट्रिच एग है, इसी को ही हम क्या मानते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे इसका अमाप भी रखा जाता है कि 170 बाय 130, और किस में लिखा जाता है, mm प्रॉपर्टी का। ठीक है, 130 mm गुणा 170 mm, तो ये किस में आएगी, स्क्वायर में। ठीक है, mm स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिख लो। इस शेप में क्या होती है, आकार में होती है। फिर बात आती है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। कोई बोलेगा नहीं, पूछेंगे लास्ट बेंच वालों कि सबसे छोटी कोशिका जीवों में अगर पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है। सेकंड लास्ट पे आ जाओ। हाँ तू बता, क्यों पढ़ा रखा है, तू बता। माइकोप्लाज्म। ठीक है, कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो है किसकी, ये पूछ ले तो आपने पहले नंबर पे उत्तर देना है जीवाणु की है, बैक्टीरिया की है। और वो आपके पास कौन से बैक्टीरिया की है, तो वो बैक्टीरिया आपके पास माइकोप्लाज्म। और माइकोप्लाज्म को अगर हम जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं, PPLO। ठीक है, कि हमारे पास माइकोप्लाज्म को किससे जाना जाता है, PPLO। क्योंकि अगर किसी की बीवी मायके जाती है तो छोटे वाला बच्चा उसको अपने पापा से कहता है कि छोड़ने जा रहे हो तो प्लीज़ पापा ले जाओ। ठीक है, कहाँ, मम्मी के मायके। ठीक है, तो अब माइकोप्लाज्म है, इसका पूरा नाम क्या है, PPLO की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। क्यों, 1000 बार बताइए। सेकंड लास्ट बेंच, वी शेप हैंड, बता। हाँ, PPLO का पूरा नाम बता क्या होता है, बता रखा है, जल्दी बता। हाँ तू बता पहलवान, कापी काट के 2 आंख लिख ले महाराज, कापी काट के 2 आंख लिख ले, काम तेरी आएंगे, हमारे तो आने नहीं ना। मेरे तो कोई फायदा कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ठीक है, लिखेगा तो तेरा ही फायदा होगा, वरना 2 तेरे पीछे वाले तेरे को ताक रहे हैं और 2-4 और ताकेंगे भी, ये यूं कैसे बैठे है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म। इसका मतलब होता है प्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास क्या है, इसका फुल फॉर्म है। इसका आकार भी पूछा जाता है कि जो इसका आकार होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.1। आगे क्या लिखूं, 0.1 और आगे क्या लिखूं, बात तो ये अड़गी। मैं मीटर लिखूं, नैनोमीटर लिखूं, मिलीमीटर लिखूं कि क्या लिखूं, हैं। तो याद रखना माइक्रोमीटर लिखना है। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 0.1 गुणा 10⁻6 और मीटर। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी साइज होती है। और 0.1 और हटा दूं तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, तू बता। सेकंड लास्ट बेंच, मान लो मैंने 1 का दशमलव हटा दिया, अब 10 की पावर में कितनी लिखूं, इतना टाइम नहीं। हाँ तुम बता, पता है कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है ये जो मैं बात पूछ रहा हूँ, 6ठी क्लास से शुरू हो जाती है और 7वीं में अच्छे से सीख जाते हो घातांकीय रूप। दशमलव प्रणाली पहले ही आ जाती है 4थी क्लास में। ठीक है, सीखो कुछ। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 गुणा 10⁻7 बताया तो है। डेसिमल अगर पीछे जाता है, जितने कदम पीछे चलता है 10 की पावर 1 माइनस बढ़ाते चलो। 1 कदम पीछे जाता है तो 10⁻1 और कर दो। अब मैंने कितने कदम पीछे किया, डेसिमल है 1 ही कदम तो किया है,
तो 10 की पावर मैंने और कितनी कर दी, -1 और कर दी, तो कितनी होगी 10 की -7। अगर वो लेफ्ट में चले तो प्लस करते जाना है, कि अगर डेसिमल गोइंग टू बी द लेफ्टवर्ड ऑलवेज एडिशन इन द पावर ऑफ टेंस, ठीक है, इसमें ऐड करते जाना है। और राइट में जाओ तो क्या करते जाना है, डिसेंड करते जाना है। दो ही बातें याद रखनी है। अब बात आती है कि मानव में सबसे बड़ी और लंबी, दो बातें आती है। मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका और एक आती है सबसे लंबी कोशिका, दो बातें होती है। ये बड़ी और लंबी का अर्थ है, बड़ी में क्या है कि जो क्या है वॉल्यूम सेक्शन के हिसाब से, व्यास के हिसाब से पढ़ी जा रही है। लंबी का मतलब वो लंबाई के हिसाब से पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है ये आपके पास क्या होती है, ओवम। ओवम को हम वैसे क्या कहते हैं, मादा डिंब कोशिका। मादा डिंब कोशिका का मतलब है फीमेल फैलोपियन ट्यूब सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका। इसे अंड कोशिका भी कह सकते हैं, अंडा भी कह सकते हैं, और इसे मादा युग्मक भी कह सकते हैं, फीमेल गैमेट, कई नाम से जाने जाते हैं ये, ठीक है। यानी एग सेल भी, ओवम भी, फीमेल गैमेट्स भी, ठीक है। उसके बाद आती है सबसे लंबी कोशिका, ये है जो तू बोल रही थी, मिडल ऑफ द लास्ट बेंच, ठीक है। ये होती है तंत्रिका कोशिका। इसे कहते हैं हम क्या, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। कि जो तंत्रिका कोशिका है यानी आपके पास जो नर्व सेल है ये आपकी सबसे बड़ी है, और इसकी जो मिनिमम लेंथ मापी जाती है तो लगभग कितनी आंकी जाती है, 1 मीटर की, ठीक है। दूसरा आता है मादा युग्मक का व्यास कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मादा युग्मक का व्यास आंका जाता है 0.1 mm। लास्ट बेंच से बताएंगे 1 mm कितने मीटर के बराबर होता है, बताओ। लास्ट बेंच वाले ही बताएंगे कि 1 mm में कितने मीटर होते हैं, तू बता। 1 mm में कितने मीटर, बहुत बार बताता हूं मैं ये कि ये mm वाले सौदे, सेंटीमीटर वाले, मीटर वाले, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पाइकोमीटर, फर्मी, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। हाँ आप बताओ 1 mm में कितने मीटर होते हैं, आप बताओ 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 100। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, फिर वो भी तो 100 ही होते होंगे, तो mm कैसे हो गए, ठीक है। हाँ कितने होते हैं, 1000। कमाल होगी। 1 mm में अगर 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, वो भी तो 1000 ही होते हैं, बराबर कैसे हो गए, ठीक है। 1 mm मीटर का 1000वां भाग होता है, याद रखना कि 1 mm में अगर मीटर की बात आए तो 1/1000 मीटर होते हैं, ठीक है। कि मीटर का 1000वां भाग क्या कहलाता है, मिलीमीटर ही तो कहलाता है, ठीक है। इसको अगर मीटर में लिखना चाहते हो तो इसको ऊपर ले जाओ, 10 की घातांक कितनी कर दो, -3 मीटर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन है, पूछ लिया जाता है कि 1 mm बी द पार्ट ऑफ मीटर, तो यानी 1000th पार्ट ऑफ मीटर, 1000th पार्ट ऑफ मीटर कहा जाता है किसको, 1 mm को, ठीक है। उसके बाद पुरुष में सबसे छोटी कोशिका, कि पुरुष में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, पुरुष की बात करी है। लंबी कोशिका तो आ चुकी है, दोनों में मेल और फीमेल में तंत्रिका है। बड़ी की बात करें तो मादा में होती है, पुरुष में बहुत रेयर है, पुरुष में तो मोटी इसको ही मानेंगे। छोटी की बात आती है तब कहानी अड़ जाती है,
अब बात आती है पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो शुक्राणु है, स्पर्म। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि शुक्राणु जो है, जो स्पर्म है, ये आपके पास पुरुष में क्या सबसे छोटी कोशिका है, जिसका लगभग जो साइज है वो 4 माइक्रोन मीटर होता है। ठीक है, लगभग कहा जाता है, पूरा नहीं कहा जाता। अब कहानी अड़गी मादा में भी तो होनी चाहिए छोटी कोशिका, कि मादा में छोटी कोशिका की बात आ जाए तो किसे मानोगे आप। मादा की जो छोटी कोशिका होती है वो होती है आपके पास सेरेबुलम ग्रेन्यूल सेल। कि सेरेबुलम ग्रेन्यूल सेल जो फीमेल में होती है वो सबसे क्या मानी जाती है, छोटी। और साइज उसका अगर लेकर चलें तो 4 से 4.5 माइक्रोन मीटर की होती है। ठीक है, तो आपके पास ये 3-4 बड़े फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं कि अगर बात आए कि सीधी मानव में जो डिंब कोशिका बड़ी आकार में पूछा जाए तो ये मादा के लिए लगती है। ठीक है, व्यास के चलते। लंबी आए तो दोनों के लिए है। लंबी में कौन सी मानी जाती है, नर्व सेल। ठीक है, नरों में भी कौन सी होती है सबसे लंबी, अगर पूछ ले तो साइटिक होती है। याद कर लो कि नरों में भी अगर सबसे लंबी की बात आए, सबसे लंबी नरों में भी सबसे लंबी है तो वो कौन सी आपके पास, साइटिक। जो किससे जुड़ी होती है, वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। अगर पूछ लिया जाए कि जो तंत्रिका तंत्र की अगर सबसे बड़ी कोशिका ही होती है तो वो कौन सी होती है, साइटिक होती है। और ये कौन सी रेंज में काम करती है, ये रीढ़ की हड्डी के डाउन बॉटम टू द क्या टो काम करती है, यानी अंगुलियों तक जाती है, पैर के इतनी लेंथ में काम करती है हमारी साइटिक। ठीक है, ट्रोक्लियर, जो ट्रीक्लियर है वो क्या होती है, इनमें सबसे छोटी होती है। वो कहाँ काम करती है, क्रेनियल में काम करती है, क्रेनियल नर्व कहा जाता है। ठीक है, इतना कोई लंबा पूछता नहीं है, हमने याद भी नहीं रखना। सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक तो सीधा ये पूछा जाता है, ऊपर लिखाया है। ठीक है, सबसे बड़ी। एक आती है सबसे सीधी लंबी पूछता है, और एक सबसे क्या पूछता है, छोटी। 3 फैक्ट याद रखने हैं। बड़े हाई लेवल में अगर चीज आती है तो घुमा फिरा के चीजें दी जाती है। ठीक है, हमने 3 ही पॉइंट याद रखने हैं कि जो मादा की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, ओवम। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तो तंत्रिका। पुरुष में क्या है, सबसे छोटी कोशिका है तो वर्ड क्या याद रखना है, शुक्राणु। ठीक है, आगे ये थे अमाप। अमाप का मतलब है आकार के चलते कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी। अब लिखो कि पादप में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और पौधे की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है कि पादप में सबसे बड़ी, पादप में अगर सबसे बड़ी कोशिका आ जाए तो आपने क्या याद रखना है, जाइलम कोशिकाएं। कि जो जाइलम सेल्स होती है वो आकार में बड़ी होती है। दूसरी कहानी किसकी आती है, लंबी। कि पादप में सबसे लंबी कोशिका। इसका मतलब ये कहानी किस पे चली गई, फाइबर। क्योंकि लंबी का मतलब है धागे जैसी होगी। धागा किस में आ गया, फाइबर। फाइबर में आ गया तो ये कौन से रूप में होती है, सक्लेरेन। सक्लेरेन काइमा फाइबर। सक्लेरेन काइमा जो फाइबर हैं ये आपकी सेल क्या होती है, सबसे लंबी। ठीक है, इनको वैसे एक नाम दिया जाता है, रेमी फाइबर। याद रखना कि इनको स्पेशल टैग मिलता है किसका, रेमी फाइबर। और वैसे ये क्या होता है, सफ़ेद फाइबर। ठीक है, यानी सफ़ेद रेमी, या होती है असली रेमी, या इसको कहते हैं चाइना ग्रास। ठीक है, ये जो रेमी फाइबर मिलता है ये किस में मिलता है, ये चीन घास के नाम से पादप है, या इसे नाम दिया जाता है सफ़ेद रेमी। ठीक है, ऐसे आ जाता है। तो हमारे पास सबसे लंबी कोशिका है, सिंपल आता है क्वेश्चन, सक्लेरेन काइमेटिक फाइबर होते हैं। और अगर पूछी जाए बड़ी कौन सी होती है तो आपके पास कौन सी है, जाइलम। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही।